सुबह सुबह अमन जब अपने घर से बाहर की ओर जा रहा था तो वह देखता है कुछ लोग भीड़ लगाए कुछ बातें कर रहे थे। अरे क्या बात है, आज सुबह सुबह गांव में कैसी पंचायत हो रही है? अरे अमन बेटा, तुम्हें नहीं पता कल रात गांव में क्या हुआ? नहीं, मैं तो अपने घर में सो रहा था। वैसे क्या हुआ, जरा बताओ। कल रात गांव का एक आदमी शहर से लौट रहा था और फिर उसने देखा। इतनी रात हो रही है, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं कोई भूत पिशाच मेरे पीछे ना लग जाए। उस रास्ते से गुजर रहा आदमी चलते चलते गांव के शमशान तक आ जाता है, जहां उसे किसी लड़की के मंत्र जाप की आवाज सुनाई देती है। ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा। ये आवाज कैसी है? ये तो शमशान से आ रही है, लेकिन इतनी रात यहाँ कौन हो सकता है? जाकर देखो या नहीं? डर भी लग रहा है और देखे बिना रहा भी नहीं जा रहा। ऐसा करता हूँ, देख ही लेता हूँ, शायद मेरा वहम हो। जैसे जैसे आदमी शमशान की ओर बढ़ता जाता है, मंत्र की आवाज तेज होती जाती है। ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा। ये आवाज तो यहीं से आ रही है, ये कौन हो सकता है? वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो देखता है कि एक लड़की काले कपड़े में आग जलाए हाथ में इंसानी सर लिए खड़ी थी और जोर जोर से मंत्र जाप कर रही थी। ये देख आदमी दंग रह जाता है। हे भगवान, ये तो कोई चुड़ैल है, बचाओ बचाओ। इतना कहते ही वो आदमी बेहोश हो जाता है। अच्छा, लेकिन फिर क्या हुआ? वो लड़की कौन थी और वो आदमी कहाँ गया? मालूम नहीं वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई और कहाँ गई। जब सुबह कुछ गांव वाले शमशान के पास से गुजर रहे थे तो उन्हें बेचारा आदमी बेहोश मिला, और जब वो होश में आया तो बेचारे ने अपनी आप बीती बताई। ये तो बहुत अजीब मामला है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। पूरे गांव में तंत्र मंत्र करने वाली लड़की की अफवाहें हवा की तरह फैल जाती है। यहाँ तक राजमहल में भी हर तरफ यही चर्चा थी। राजमहल के कुछ मंत्री आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी महाराज कहते हैं, क्या बात है, आप लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? महाराज, आपको नहीं मालूम, आजकल राज्य में एक चुड़ैल के शमशान में देर रात तंत्र मंत्र करने की अफवाहें फैल रही हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? हमने ऐसा कुछ नहीं सुना। शायद आप तक ये बात नहीं आई। कुछ दिन पहले एक गांव वाले ने एक लड़की को शमशान में आधी रात इंसान की बलि चढ़ाकर तंत्र मंत्र करते हुए देखा था। और ये आपको किसने बताया? जिस आदमी ने ये सब देखा वो डर से बेहोश हो गया था, और जब उसे होश आया तो उसने पूरे गांव को ये वाकया बताया। क्या कुछ पता चला वो लड़की कौन थी? नहीं महाराज, किसी को नहीं मालूम वो लड़की कौन थी, कहां से आई, कहां गई। लेकिन उस दिन के बाद और भी लोगों ने उस लड़की को शमशान में बलि देते हुए और काला जादू करते हुए देखा है। अगर लोगों ने अपनी आंखों से उसे ऐसा करते देखा है तो उसे पकड़ा क्यों नहीं? महाराज, कहा जाता है जिसने भी उसे पकड़ने की कोशिश की या उसका चेहरा देखने की कोशिश की, वो वहीं बेहोश हो जाता है और अगली सुबह ही उसे होश आता है। ना जाने वो लड़की कौन से मंत्रों का जाप करती है। ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है। ऐसे तो एक एक करके हमारे सभी गांव वाले मारे जाएंगे और काले जादू की चपेट में आते रहेंगे। मेरा आदेश है कि कुछ भी करके 1 हफ्ते के भीतर उस काला जादू करने वाली लड़की को पकड़ कर लाया जाए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज के आदेश पर पूरे राज्य में सैनिक तैनात कर दिए जाते हैं, और तो और शमशान के बाहर भी कुछ सैनिक उस काला जादू करने वाली लड़की की तलाश में पहरा लगाते हैं। लगता है ये सब उस लड़की को पकड़ने के लिए किया जा रहा है। अच्छा ही है कि वो लड़की जल्दी पकड़ी जाए, वरना एक एक करके वो सबको अपना शिकार बना लेगी। अरे, इन सब के चक्कर में तो मैं भूल ही गया कि मुझे मनीषा से मिलने जाना था। आज भी अगर लेट हो गया तो वो मुझे बहुत मारेगी। इतना कहकर अमन जल्दी से मनीषा से मिलने जाता है। मनीषा और अमन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों जल्दी शादी भी करने वाले थे। तुम आज फिर देर से आए, जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे माफ कर दो, मैं सच में भूल गया था। गांव में तरह तरह की बातें चल रही हैं, इसीलिए मैं सच में भूल गया था। कैसी बातें? अरे, तुम्हें भी नहीं पता? अब बताओ भी, ऐसा क्या है?
जो पूरे गांव को पता है और मुझे नहीं पता? सुनने में आया है गांव में कोई चुड़ैल घूम रही है जो इंसानों की बलि देकर शमशान में काला जादू करती है और अभी तक वो कई लोगों को मार चुकी है। अच्छा, तो पता चला वो कौन है? नहीं, किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, बस काले कपड़े पहने एक लड़की को शमशान में तंत्र मंत्र पढ़ते हुए पीछे से देखा है। अच्छा, ये तो बहुत अजीब बात है। आज से पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना मैंने। कहीं सच में हमारे गांव में कोई चुड़ैल तो नहीं आ गई है? वैसे सच कहूँ तो मैं इन सब में नहीं मानता। मुझे तो लगता है ये सब कोई इंसान कर रहा है। लेकिन कोई इंसान ये सब क्यों करेगा? कुछ भी हो सकता है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास में आकर हजारों लोगों की जान ले लेते हैं। खैर छोड़ो, हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? हमें अपनी बातें करनी चाहिए। ये बताओ, मुझसे शादी कब करने वाली हो? 100 साल बाद? अब मैं जा रही हूँ, कल मिलते हैं। ये तो गलत बात है। गलत कुछ नहीं है, तुम ही लेट आए हो, अब मैं जा रही हूँ। अच्छा रुको तो, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या लाए हो? पायल, तुम्हें पसंद है ना, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हारे लिए पायल ले चलूं। अब लाए हो तो पहना भी दो। यहाँ अमन और पायल एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजार रहे थे। दूसरी ओर महाराज के सैनिक हर तरफ पहरा दे रहे थे। दूसरी ओर आधी रात एक लड़की कंबल से मुंह ढके काले कपड़े पहने जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। तभी एक सैनिक की नजर उस पर पड़ती है। ए लड़की, कौन हो तुम और कहाँ जा रही हो? यहाँ देखो। लड़की उस सैनिक को देख वहाँ से भागने लगती है। उसके पैरों में पायल जोर जोर से आवाज कर रही थी। सैनिक को उस पर शक होता है और वो उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन वो लड़की उससे बचकर वहाँ से निकल जाती है। वह उसके पैर की एक पायल उस सैनिक को जंगल में पड़ी मिलती है। लगता है ये उस लड़की की ही पायल है। मुझे इसे महाराज को दिखाना होगा, शायद इससे उस लड़की के बारे में पता चल पाए। अगली सुबह सैनिक महाराज के दरबार में जाता है। महाराज की जय हो। कहो सैनिक, क्या खबर है? महाराज, कल रात मैंने उस लड़की को देखा था, लेकिन उसने अपने मुंह को कंबल से ढका हुआ था, इसीलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। लेकिन उसके पैर की एक पायल मेरे हाथ लग गई। उसी जंगल में ये मुझे पड़ी मिली। लेकिन इस एक पायल से हम उस लड़की का पता कैसे लगा पाएंगे? पता लगा सकते हैं महाराज। कैसे बताओ हमें? जाहिर है कि कोई भी महिला पैर में एक पायल नहीं पहनती, तो हमें उस औरत को तलाशना है जिसके पैर में ऐसी दूसरी और सिर्फ एक ही पायल हो। लेकिन इसका पता कैसे चलेगा? इतने बड़े राज्य में एक पायल वाली औरत को तलाशना काफी मुश्किल होगा। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं महाराज। ठीक है, जैसा तुम्हें लगे वैसा करो, लेकिन मेरे लिए उस लड़की को ढूंढ कर लाओ। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मंत्री की बात मानकर पूरे राज्य की सभी औरतें के पैरों की जांच होती है। तभी वहाँ से गुजर रहा अमन ये देख गांव के एक आदमी से कहता है, क्या बात है काका, यहाँ क्या हो रहा है? ये सभी औरतें लाइन में खड़ी होकर अपना पैर क्यों दिखा रही हैं? अरे भाई, तुम्हें नहीं पता, जो लड़की रात में शमशान में बैठकर बलि देती थी, उसकी एक पायल मिली है और अब देखा जा रहा है कि वो एक पायल वाली लड़की कौन है। अच्छा, जरा मैं भी तो देखूं, वो कौन सी पायल है। इतना कहकर अमन उस पायल को देखता है तो हैरान होकर कहता है, ये पायल तो मैंने देखी है। ये तो मनीषा की पायल है जो मैंने उसे कुछ दिनों पहले दी थी। हे भगवान, यानी इंसानों की बलि देने वाली और शमशान में काला जादू करने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि मनीषा ही है। अगर ये बात गांव वालों को पता चल गई तो वो उसे मार ही देंगे। मुझे कुछ करना होगा। मनीषा का सच जानने के बाद अमन उसके घर की ओर निकल जाता है। यहाँ गांव की एक लड़की उस पायल को पहचान लेती है। अरे, ये पायल मैंने किसी के पैर में देखी है। किसके? हाँ, ये तो मनीषा की पायल है। कल ही मुझे दिखा रही थी, उसे ये पायल अमन ने दी थी। और हाँ, एक बार आधी रात मैंने उसे कहीं से आते हुए देखा था। वो सर पर कंबल ढके हुए थी। तुमने सही कहा, ये पायल जिसकी है उसने भी काले कपड़े और सिर पर कंबल ढक रहा था। यानी जिस लड़की को हम ढूंढ रहे हैं वो लड़की मनीषा ही है। उस लड़की ने हमारे गांव के कितने मासूम लोगों की बलि दी है। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। आप सब शांत रहिए। दोषी को दंड देना महाराज का काम है। हम उसे पहले राजमहल लेकर जाएंगे। चलो सैनिक।
जान हमारे लोगों की गई है, राजमहल से किसी की नहीं। खूनी को मारने का हक हमें ही है। चलो भाइयों, उस काले जादू वाली लड़की को मौत के घाट उतार दे, उसका घर ही जला देते हैं। हाँ, वो इस वक्त अपने घर में ही होगी। चलो भाइयों, इससे पहले महल के सैनिक वहाँ पहुँचे, हम उसे सजा देंगे। इतना कहकर सभी गांव वाले एक साथ हाथ में मसाल लेकर मनीषा के घर के पास पहुंच जाते हैं और घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं और पूरे घर में तेल डालकर आग लगा देते हैं। इसके मरने के बाद हमारे गांव में फिर से शांति पड़ जाएगी। ये तुम लोगों ने क्या किया? हमने उस काला जादू करने वाली कातिल को मार दिया। अब हमारे गांव में किसी की जान नहीं जाएगी। लेकिन ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। महाराज को मैं क्या जवाब दूंगा? आप चाहे जो भी जवाब दे, लेकिन हमने जो किया वो सही किया। मंत्री अपने सभी सैनिकों के साथ राजमहल पहुंच जाते हैं। क्या बात है, उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? जी महाराज, वो गांव की ही है। एक अनाथ लड़की थी जो अकेली रहती थी और वही ये सब कर रही थी। तो कहाँ है वो लड़की? लाओ उसे हमारे सामने। महाराज, असल में सभी गांव वालों को जब उस लड़की के बारे में पता चला तो उन्होंने मिलकर उस लड़की को और उसके घर को आग लगा दी। उनका कहना है कि उस लड़की की वजह से उनके परिजन की जान गई, तो वो खुद ही उस लड़की से बदला लेना चाहते थे। खैर, प्रजा भी अपनी जगह सही है, उन्हें अपना बदला लेने का पूरा अधिकार था। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा कुछ दोबारा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा यहाँ बैठकर न्याय करने का कोई फायदा नहीं है। जी महाराज, मैं आपकी बात समझ गया। कुछ वक्त ऐसा ही गुजर जाता है और दोबारा उस राज्य में कुछ सालों तक ऐसी वारदात सुनने को नहीं मिलती। लेकिन एक दिन एक बार फिर जब गांव का एक आदमी पेट खराब होने की वजह से घर से आधी रात बाहर निकलता है। हाय राम, रात की आलू के पराठे दबाकर नहीं खाने चाहिए थे, अब पेट खराब हो गया। कोई अच्छी सी साफ जगह देखकर पेट खाली करना पड़ेगा। लेकिन जाऊं कहाँ? यहाँ कोई जगह भी नहीं मिल रही। साफ जगह की तलाश में बिरजू नाम का वो आदमी कुछ दूर आ जाता है और अपना लोटा लेकर बैठ जाता है। तभी उसे पायल की आवाज आती है, जैसे कोई लड़की पैर में एक पायल पहने चलती हुई उसके पास आ रही हो। लगता है कोई यहाँ आ रहा है, जल्दी से यहाँ धोकर निकलना पड़ेगा। इतना कहकर आदमी वहाँ से जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करता है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। वो घबराया हुआ पलटता है। ओम नमः नमः, ओम नमः नमः। तुम वही लड़की हो? तुम्हें तो गांव वालों ने मार दिया था। मैं मरी नहीं, मैं जिंदा हूँ। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मनीषा का भूत मुझे मार देगा, बचाओ। जिस तरह से मुझे बचाने कोई नहीं आया था, वैसे ही तुझे बचाने भी कोई नहीं आएगा। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें नहीं मारा। मनीषा हरिया पर जरा भी तरस नहीं खाती और बेरहमी से उसकी जान ले लेती है। अगली सुबह गांव वालों को बिरजू की लाश मिलती है, जिसकी खबर से एक बार फिर दरबार में चर्चा शुरू हो जाती है। महाराज की जय हो। बताओ मंत्री जी, आज क्या समाचार है? महाराज, आज के समाचार कुछ ठीक नहीं है। क्या बात है, बताओ हमें, बहुत चिंतित नजर आ रहे हो। महाराज, कल रात गांव के एक आदमी की बहुत ही भयानक तरीके से हत्या कर दी गई और ये मामला बिल्कुल वैसा ही है जैसा सालों पहले काला जादू करने वाली लड़की करती थी। लेकिन उस लड़की को तो गांव वालों ने उसी घर में जलाकर मार दिया था ना? जी महाराज, गांव वाले का कहना है ये हत्या उस लड़की ने ही की है, जिसको गांव वालों ने जलाकर मार डाला था। वो भूत बनकर अपना बदला ले रही है। ये तो बड़ा ही पेचीदा मामला है। हालांकि हम भूत प्रेत में यकीन नहीं रखते, लेकिन अचानक उसी तरीके से किसी की हत्या होने का सवाल हमें दुविधा में डाल रहा है। क्या इसका पता लगाने का कोई हल नहीं? हल है, हमें इस दुविधा से बाहर निकालने के लिए किसी जासूस की मदद लेनी पड़ेगी जो इस मामले की तह तक जा सके। फिर देर किस बात की है, जल्दी से जल्दी किसी जासूस को बुलाया जाए, इससे पहले ये मामला और बढ़ जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज की बात मानकर मंत्री एक जासूस की तलाश में निकल जाते हैं।
दूसरी ओर आधी रात एक बार फिर एक औरत की हत्या होती है। धीरे धीरे एक एक करके गांव वालों पर मौत का तांडव मचा रहा था। ऐसा लग रहा है हमारे गांव को किसी चुड़ैल की नजर लग गई है। एक एक करके बेचारे गांव वाले मारे जा रहे हैं। अब तो डर लगता है हर पल, कहीं हमारा आखिरी दिन ना हो। हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे भी हर वक्त डर लगता रहता है और रात के वक्त घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। क्या बताएं, पूरे गांव का यही हाल है। ना जाने ये मनहूसियत कब हमारे गांव से जाएगी। पूरे गांव में मौत के तांडव का डर था। दूसरी ओर गांव में एक नया आदमी आता है जिसका हुलिया बाकी लोगों से बहुत अटपटा था। वो शर्ट के नीचे धोती पहने और सर पर टोपी लगाए गांव में आता है, जिसे देखकर गांव वाले उसका मजाक बना रहे थे। अरे दीदी, जरा इस आदमी को देखो, कैसा जोकर बनकर घूम रहा है। ये इस गांव का तो नहीं लग रहा, शायद कोई बाहर का आदमी है। हाँ दीदी, लग तो नहीं रहा कि ये इस गांव का है। तभी वो आदमी उन दोनों के पास आकर कहता है, सुनिए जी, इस राज्य का राजमहल किस तरफ है? सामने वाली पहाड़ी के पास। धन्यवाद। इतना कहकर वह आदमी वहाँ से राजमहल की ओर निकल जाता है, जहाँ उसे सभी लोग घूर घूर कर देखते रहते हैं। जब वो दरबार में पहुँचता है तो सभा में बैठे सभी मंत्रीजन भी उसे देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। सभी शांत हो जाएं। महाराज की जय हो। मेरा नाम राघव है और मैं सरोवर राज्य से आया हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आया आपने इस अजीब ढंग के कपड़े क्यों पहने हैं। वो क्या है ना महाराज, मुझे बाकियों से अलग दिखना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं अपना अलग ही अवतार रखता हूँ। अच्छा ठीक है, ये बताओ हमारे राज्य में कैसे आना हुआ? महाराज, इन्हें मैंने बुलाया है। मैंने आपसे कहा था ना, उस तंत्र मंत्र करने वाली लड़की की आत्मा की सच्चाई मालूम करने के लिए एक जासूस की जरूरत पड़ेगी, और मैं एक जासूस को जानता हूँ। ये वही कुशल जासूस है। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आपने इन्हें हमारे गांव में घट रही घटनाओं के बारे में बताया है? जी महाराज, हमने सब कुछ इन्हें पहले ही बता दिया है, और आपको मालूम है आज तक ऐसी कोई गुत्थी नहीं है जिसे इन्होंने सुलझाया ना हो। ठीक है राघव जी, आप चाहे तो जो भी कीजिए। आपको हमसे जो मदद चाहिए, हम और हमारा राज्य आपकी मदद करेगा, लेकिन आप बस इस समस्या का समाधान निकाल दीजिए। अब आप बेफिक्र हो जाइए महाराज, क्योंकि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल राघव के पास ना हो। जब तक ये समस्या हल नहीं हो जाती, आप हमारे मेहमान बनकर हमारे महल में ही रहेंगे। नहीं महाराज, मुझे इन बड़े बड़े महल की 4 दीवारों में रहने का कोई शौक नहीं। आप मुझे गांव में ही कोई छोटी सी झोपड़ी या घर दे दीजिए, मुझे जमीन पर ही नींद आती है। आपके हुलिये की तरह आप भी बहुत अतरंगी इंसान हैं, तो ठीक है, आपकी इच्छा अनुसार हम आपके रहने का इंतजाम गांव के ही किसी घर में करवा देते हैं। धन्यवाद महाराज। राघव के वहाँ से जाने के बाद महाराज मंत्री से कहते हैं, आपको क्या लगता है मंत्री जी, यह अटपटा और अतरंगी इंसान क्या इस समस्या का हल निकाल पाएगा? आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं इन्हें अच्छे से जानता हूँ। इन्होंने बड़े से बड़े मामले सुलझाए हैं। अब तो यही हमारी आखिरी उम्मीद है जो हमारे राज्य को इस विविधा से निकाल सकती है। राघव गांव वालों के साथ एक घर में रहने चला जाता है, जहां कुछ लोग उसके हुलिये को देखकर उसे पागल और जोकर करार देते हैं, लेकिन राघव को उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी ही धुन में मगन था। कुछ देर बाद रात हो जाती है और आधी रात जब सभी अपने घरों में सो जाते हैं, तभी अचानक राघव की नींद खुल जाती है। अजीब सी बेचैनी हो रही है, जरा ताजी हवा में टहल कर आता हूँ। क्या पता इसी बहाने गांव की वो चुड़ैल भी मिल जाए। मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी चुड़ैल है जिसने पूरे गांव की नाक में दम कर रखा है। इतना कहकर राघव गांव में यहाँ से वहाँ घूमने लगता है। तभी उसे किसी के कदमों की आहट होती है और उसे एक बड़ा सा साया अपने सामने नजर आता है, जिसमें किसी लड़की के लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, मानो कोई बड़ी सी लड़की उसके पीछे खड़ी हो। ये देख राघव तुरंत पीछे की ओर पलटता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। कौन है? अरे यहाँ कोई है क्या? अगर है तो सामने आओ। लगता है इन गांव वालों की बातों में आकर मुझे ही उस चुड़ैल का वहम हो रहा है। खैर छोड़ो, अगर गलती से भी वो चुड़ैल आ गई तो मुझसे बचकर नहीं जा पाएगी। उसे मालूम नहीं है कि मैं उससे बड़ा भूत हूँ। इतना कहकर राघव
जैसे थोड़ा और आगे जाता है तभी उसे मनीषा के मंत्र जाप की आवाज सुनाई देती है। ओम क्रीम नमः नमः, ओम क्रीम नमः नमः। ये आवाज कैसी है? तो तू है जो मुझे मेरा बदला लेने से रोकेगा? हाँ? अरे वाह, मुझे तो लगा था तुम बहुत व्यस्त रहती हो ना, जाने कब तुमसे मुलाकात होगी, लेकिन तुम तो आज ही मेरा स्वागत करने आ गई। निकल जा यहाँ से, जहाँ से आया है वहाँ वापस चला जा, वरना मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगी। निकल जा, मारा जाएगा। चला जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। ये तो बताओ कि जब तुम मर चुकी हो तो यहाँ वापस क्यों आई हो? यानी दिखने में तो कहीं से बुरी नहीं लगती, फिर कोई अच्छा सा भूत देखकर उससे शादी करके नरक में क्यों नहीं चली जाती? यहाँ गांव वालों को मार कर तुम्हें क्या मजा आ रहा है? मैं यहाँ अपना बदला लेने आई हूँ, कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। इन गांव वालों ने बेरहमी से मुझे जलाकर मार दिया था, अब मैं एक एक से बदला लूंगी, इसलिए कह रही हूँ यहाँ से दफा हो जा, वरना आज तेरी भी मौत आएगी। ये तो बस तुम्हारी ख्याली पुलाव है जो मैं कभी पकने नहीं दूंगा। अब चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तू ऐसे नहीं मानेगा, मेरे बदले की आग में तू भी जलकर राख हो जाएगा। अच्छा चल ठीक है, मुझे मार कर अपनी आग बुझा ले। ये सुन मनीषा को और गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा अपने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है और अपने पास से एक धारदार छुरी निकालकर राघव पर हमला कर देती है, जिससे कि राघव के हाथ से खून बहने लगता है और मनीषा जोर जोर से मंत्र पढ़ते हुए कहती है, तेरी बलि देकर मैं अमर होने की राह पर एक कदम और बढ़ जाऊंगी और फिर अमावस्या की रात तुम्हारे महाराज की बलि दूंगी और इस राज्य की महारानी बनूंगी। लेकिन मैं तुझे तेरे इस इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगा। तू मुझे नहीं रोक पाएगा क्योंकि मैं एक आत्मा हूँ और तू एक कमजोर इंसान। जैसे ही मनीषा एक बार फिर राघव पर वार करती है, राघव चालाकी से उससे बच जाता है। उसका ही धारदार हथियार छीनकर मनीषा के हाथ पर वार कर देता है। मनीषा अपने पास से हाथ में राख भरकर राघव की आंखों पर फेंकती है और जब तक राघव उस राख को साफ करता, मनीषा वहां से गायब हो चुकी थी। लेकिन कोमल का वो हथियार जिससे मनीषा ने राघव पर वार किया था, वो राघव के पास ही रह जाता है, जिस पर खून लगा हुआ था और जहाँ मनीषा खड़ी थी वहाँ जमीन पर भी खून पड़ा था। अब इस चुड़ैल को पकड़ने में बहुत मजा आएगा। अगली सुबह अपने जख्म पर पट्टी बांधे राघव राजा के महल पहुंच जाता है और उसे जख्मी देख राजा और मंत्री उससे सवाल करते हुए कहते हैं, क्या बात है राघव, आपके हाथ में घाव कैसा? जी कुछ नहीं, बस कल रात आपकी गांव वाली चुड़ैल से थोड़ी नोकझोंक हो गई थी। हम समझ नहीं पा रहे आप क्या कहना चाहते हैं। महाराज, कल रात मैं आपके गांव घूम रहा था, तभी मुझे आपके गांव की वो चुड़ैल मिल गई और उसने मुझे डराने की कोशिश की। कुछ देर बाद हमारी हाथापाई हो गई जिसमें मुझे चोट लग गई। घाव ज्यादा गहरा तो नहीं है ना? मंत्री जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, चिंता तो उस चुड़ैल को अपनी करनी चाहिए। क्या? पर क्यों? वो तो एक आत्मा है, उसे भला क्या डर? आपने कभी सुना है किसी आत्मा को चोट लगी हो या उसका खून निकला हो? नहीं, हमने भी नहीं सुना ऐसा कुछ। मजे की बात तो यही है महाराज कि जब हम दोनों की हाथापाई हुई तो एक बार मैंने भी उस पर हमला किया, जिसमें उसके हाथ पर बहुत गहरा घाव आया और उसमें से बहुत खून भी बह रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं उस पर दोबारा हमला करता, उसने मेरी आंख में धूल झोंक दी और वो फरार हो गई। लेकिन भला ये कैसे मुमकिन है? किसी आत्मा के हाथ से या शरीर से खून बहना तो नामुमकिन है। आप कितने भोले हैं मंत्री जी, अब भी आप उसे एक आत्मा समझते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं, सही से बताओ। इसका मतलब है कि वो कोई आत्मा नहीं है और ना ही वो उस आग में जलकर मरी थी। वो लड़की जो तंत्र मंत्र करती थी वो अब भी जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? उसके मरने के बाद गांव वालों ने खुद उसकी लाश को बाहर निकाला था। क्या सबने ध्यान से देखा था कि मरने वाली की शक्ल उस लड़की से मिलती थी, या वो लड़की कोई और थी, या कोई लड़का था? नहीं, लाश इतनी जल चुकी थी कि शक्ल तो दूर, मर्द या औरत का पता लगाना भी मुश्किल हो गया था। हाँ, तो इसका मतलब है जिसको गांव वालों ने जलाया वो कोई और ही था। ये गुत्थी तो और भी ज्यादा उलझ गई है।
महाराज, आप मुझे बस अमावस की रात तक का वक्त दीजिए। मैं इस चुड़ैल के रहस्य से पर्दा उठाकर रहूंगा। ठीक है, आपको जितना वक्त चाहिए आप लीजिए, लेकिन इस दुविधा से हमारे राज्य को बचा लीजिए। राघव पूरे गांव में मनीषा के बारे में पता करता है, जहां उसे एक लड़की से मनीषा के प्रेमी अमन के बारे में पता चलता है। तुम्हें मनीषा के बारे में क्या क्या मालूम है? ज्यादा तो नहीं, बस कभी कभी हम साथ रहते थे, लेकिन जब सबको पता चला कि मनीषा काला जादू करती है, तो गांव वालों ने उसे उसके घर के साथ ही जलाकर मार दिया। क्या उसका कोई रिश्तेदार है या दोस्त जिसे तुम जानती हो? मनीषा अनाथ थी और उसे इस गांव में आए हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, एक लड़का था जिससे वो प्यार करती थी। फिर वो लड़का कहाँ गया? पता नहीं, मनीषा की मौत के बाद गांव में उसे किसी ने नहीं देखा। यानी वो लड़का तब से गायब है? राघव पूरे गांव में और अमन के घर पर अमन के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन उसे अमन के बारे में कुछ पता नहीं चलता। फिर वो मनीषा के जले हुए घर में जाता है, जहां उसे लॉकेट मिलता है, जिसमें एक तरफ मनीषा और दूसरी तरफ अमन की तस्वीर थी। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे और अमावस्या की रात आ गई थी। सभी आराम से अपने घर में सो रहे थे, लेकिन राघव मनीषा की बात को याद करके जाग रहा था और राजमहल के आसपास छुपकर पहरा दे रहा था। तभी उसे काले कपड़े में हाथ में तलवार लिए एक लड़की महल की ओर जाती हुई नजर आती है, जो कुछ मंत्र पढ़ रही थी। महल के बाहर पहरा दे रहे सैनिक जैसे ही उस लड़की के करीब जाते हैं, एकदम बेहोश हो जाते। ये क्या हो रहा है? ये लड़की जिसके पास से भी गुजर रही है वो बेहोश हो रहा है। लगता है जो मंत्र से बोल रही है उसे सुनने वाले बेहोश हो रहे हैं। मुझे कुछ भी करके उसे रोकना होगा। मनीषा बिना रुके महल में मंत्र जाप करते हुए चली जाती है। उसके पीछे से राघव भी महल में चला जाता है। लगभग महल के सभी सैनिक बेहोश हो चुके थे। मनीषा महाराज के कमरे में जाकर उसके ऊपर शमशान की राख से तिलक लगाती है और बेड के आसपास घेरा बना देती है और तलवार से वार करने ही वाली होती है कि तभी राघव उसका हाथ पकड़ लेता है। आज तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। मनीषा राघव को देखकर मंत्र जाप और तेज कर देती है, लेकिन उसका राघव पर कोई असर नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है? बाकी सब पर मेरे मंत्रों का असर हुआ है, लेकिन तुम बेहोश क्यों नहीं हुए? राघव उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसकी तलवार छीनकर दूर फेंक देता है और मनीषा के हाथ बांधकर एक बड़ा सा शंख निकालकर उसे बजाने लगता है, जिससे सभी सैनिक और बेहोश राजा होश में आ जाते हैं। अपने सामने राघव मनीषा को खड़ा देख महाराज हैरान हो जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है और ये लड़की कौन है राघव? महाराज, ये रही आपकी चुड़ैल। अच्छा, तो तुम ही हो जो राज्य में बेगुनाह लोगों की जान ले रही हो। तभी राघव अपने कानों में लगी हुई रुई को हटा देता है और कहता है, महाराज, ये कोई भूतनी नहीं है, ये भी हमारे तरह इंसान है। और उस दिन आग लगने में जो जला था वो ये नहीं, इसका प्रेमी था, जो सच का पता लगाने के लिए इसके घर गया था। लेकिन गांव वालों ने बिना कुछ सोचे समझे घर का दरवाजा बाहर से बंद करके घर में आग लगा दी थी। और ये नज़ारा ये लड़की दूर छुपकर देख रही थी और अपने प्रेमी की मौत का बदला लेने के लिए इसने भी ये भूत वाला नाटक किया। असली मकसद इसका आपकी बलि देना था। ये लड़की तंत्र मंत्र की विद्या से अमर होना चाहती है और इसने अब तक लगभग 99 लोगों की जान ली और 100वें इंसान आप थे, जिसे मार कर ये इस राज्य पर कब्जा करना और अमर होना चाहती थी। अच्छा, तो ये बात है, यानी तुम यहाँ हमारी जान लेने आई थी। इसकी सजा तुम्हें सजाए मौत दी जाती है। महाराज, इसे मारने से पहले आपको इसकी जुबान काटनी होगी, क्योंकि इसकी काली शक्तियाँ इसकी इस काली जुबान में है, जिससे ये मंत्र पढ़कर लोगों को अपने काबू या उन्हें बेहोश कर सकती है। राघव की बात मानकर महाराज कमरे में पड़ी तलवार से मनीषा की जीभ काट देते हैं, जिसके बाद गांव वालों के सामने कोमल को जिंदा जला दिया जाता है ताकि वो दोबारा लौटकर न आ सके।